हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर पीरियोडिक टेबल जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है चैप्टर, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से, तो फर्स्ट क्वेश्चंस आपको बताता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज यूज टू एग्जामिन। जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम एलिमेंट्स का करते हैं, जिसमें हमने पीरियोडिक टेबल्स बनाया और उसमें लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम जा करके हम वहाँ पर क्या प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर देखते होंगे हम लोग। बताया गया पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें नोटिस करते हैं। एक तो कह रहा है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा कह रहा है पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, सी में कह रहा है बोथ, डी में कह रहे हैं नन ऑफ द। अब बताओ कि यहाँ पर दोनों पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो बनाया गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं वहाँ पर आसानी से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसे हमें यहाँ पर सी लगाना पड़ेगा, दोनों की बात होगी वहाँ पर, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उनके रिएक्शंस करने के तरीके, तो हम पीरियोडिक टेबल से वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज, उन्होंने क्या किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक वेट के बीच में ग्राफ खींचा था। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो इन्होंने सबसे पहले एटॉमिक वॉल्यूम सिलेक्ट किया था, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने उठाई थी। तो उसी पे क्वेश्चंस बता रहा है कि लोथर मेयर प्लॉटेड द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट्स, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का एटॉमिक वॉल्यूम भी उन्होंने लिया था, मेल्टिंग पॉइंट्स एक और लिया था यहाँ पर, एंड एक्स अगेंस्ट एटॉमिक वेट, हियर एक्स इज रिफर टू एस। देखो उन्होंने, जैसे कि आपको तो वैसे नॉर्मल बताया जाता है एटॉमिक वॉल्यूम, लेकिन साथ साथ एटॉमिक वॉल्यूम लिया था, और वहाँ पर एक बार उन्होंने मेल्टिंग पॉइंट्स का एटॉमिक वेट के साथ ग्राफ खींचा, और एक बार यहाँ पर याद रखना बॉइलिंग पॉइंट्स का उनके साथ ग्राफ खींचा। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज उठाया, तब बताओ कि इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स जो आपसे पूछा गया वो कोई और नहीं, बॉइलिंग पॉइंट्स रहा होगा। तो इन्होंने क्या किया था, इनके बीच में ग्राफ खींचा था, तब जाकर के उन्होंने अपना स्टेटमेंट बताया था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, थर्ड नंबर, कह रहे विच फैक्ट इज नॉट वैलिड फॉर डोबे-राइनर ट्रायड्स। डोबे-राइनर्स ने क्या किया था, अपना वहां पर ट्रायड सिस्टम दिया था, और ट्रायड सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं। उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें पहले और तीसरे एलिमेंट्स के अगर हम एटॉमिक मास का एवरेज ले तो बीच वाले के बराबर आता था, और इन तीनों की प्रॉपर्टीज सेम होती थी, रिएक्शंस करने का तरीका सेम होता था। और आज उन जिन्होंने जिसको इन्होंने ट्रायड बनाया था, आज उनको देखा जाए वो सब सेम ग्रुप्स में होते हैं। तो आपसे पूछा गया है नॉट वैलिड, उनके हिसाब से, डोबे-राइनर के हिसाब से उनके ट्रायड का कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही नहीं है। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज रफली एवरेज द अदर टू एलिमेंट, सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, लेकिन वहां पर एक दो पॉइंट्स का अंतर रहता था, मिलता था। फिर कह रहे द प्रॉपर्टीज ऑफ मिडिल एलिमेंट्स इज रफली एवरेज द अदर टू एलिमेंट। देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, नहीं, तब बताओ कि यही इनका क्या हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि जिन तीन तीन लोगों को उन्होंने बना करके ट्रायड बनाया था, उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होती थी। ठीक है, और भी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड्स बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सही कह रहे हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, वहां पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाया था, आज एक ही में है वो पर। ठीक है, तो ऐसे कहने का मतलब यहाँ पर ही हो जाता है, आज वो सेम ग्रुप से बिलोंग करे, ये भी सही था। द एलिमेंट्स अब ट्रायड हैव अ सेम वैलेंसी, जाहिर सी बात है सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो बैलेंसी सेम होगी। तो बताओ कि यहाँ पर बी वाला जो इन्होंने कहा था कि अगर पहले और तीसरे की जो प्रॉपर्टी रफली यहाँ पर इससे मैच करे, ये गलत, वहां पर सबकी प्रॉपर्टीज मैच करती है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉर डिस्कवरीज ऑफ फॉलोइंग साइंटिस्ट, जिसमें आपके डोबे-राइनर हैं, न्यूलैंड्स हैं, कैनकोटोइज हैं और मेंडलीव हैं। अगर आपको याद हो, अगर आपकी बुक में जो लिखा है, अगर हम बात करते हैं 1829 में आए थे सबसे पहले डोबे-राइनर्स, आपको पता है उसके बाद सेकंड जो अटेम्प्ट किया था AEB कैनकोटोइज, लगभग 1862 की बात है। उसके बाद न्यूलैंड जो आए थे 1865 की बात है। उसके बाद एक और आया था, आपको पता है कौन आया था वहाँ पर, उसके बाद आए थे लोथर मेयर आए थे, और उसके बाद जाकर के मेंडलीव आए थे 1869। तो ये इनका है, इसी को आपको ऑर्डर में अरेंज कराना है। तो बताओगे यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर डिस्कवरी यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको कौन मिलेगा, डोबे-राइनर, फिर इसके बाद डी कैनकोटोइज मिलेंगे, उसके बाद न्यूलैंड्स मिलेंगे, फिर मेंडलीव मिलेंगे। इस हिसाब से हम कहेंगे बी वाला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ नंबर।
कहा गया द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड, किसका क्लोराइड आपसे पूछा जा रहा है, एका एल्युमिनियम का और एका सिलिकॉन का। एका एल्युमिनियम को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, उसको आज गैलियम बोलते हैं, और एका सिलिकॉन जिसको हम कहते हैं जर्मेनियम, इनका क्लोराइड पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात आपको पता है एल्युमिनियम मतलब बोरान फैमिली के लोग हैं और इनकी वैलेंसी 3 होती है, तो इनके जो क्लोराइड होंगे वो 3, ठीक है, ZeCl3। और अगर सिलिकॉन की बात करते हैं कार्बन फैमिली, इनके जो क्लोराइड हो जाएंगे सबको पता है यहाँ पर Cl4 हो जाएगा। तो इनके क्लोराइड से आपसे पूछा गया एका एल्युमिनियम एका सिलिकॉन के क्लोराइड्स बनेंगे तो कौन से, आप कहेंगे GaCl3 और GeCl4, इस टाइप के क्लोराइड्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वैलेंसी एका एल्युमिनियम वाले जो होते बोरान फैमिली से बिलोंग कर रहे तो 3, सिलिकॉन का मतलब हो जाता है कार्बन फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो उनका 4 होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्स, द एक्सपेरिमेंट्स विच प्रूव्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर। कौन सा एक्सपेरिमेंट और किसने किया और ये बताया कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्स को अरेंज करने का तरीका वो एटॉमिक वेट के एटॉमिक नंबर के बेसिस पे होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो आप यहाँ पर आओगे तो बताओगे यहाँ पर मिल्टन ने किया था, नहीं, बताओगे मोजले ने किया था, और क्या किया था, एक्सरे स्पेक्ट्रा। तो मैंने आपको बताया था डिफरेंट मेटल्स लिए थे, उनके ऊपर हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बम्बार्डमेंट कराए थे, उसके बाद वहाँ से एक्सरेज निकला था, उस एक्सरेज का रूट और एटॉमिक नंबर के साथ ग्राफ खींचा था, एक स्ट्रेट लाइन आई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट किसका था, मोजले, और तब जाकर के आया था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द सिंबल एंड IPSC नेम फॉर द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120। अगर 120 उसका एटॉमिक नंबर है तो वहां पर अगर हमसे पूछा जाए कि उसका सिंबल कैसे लिखा जाएगा और IPSC नेम। देखो अगर सिंबल की बात करते हैं तो मैंने कहा था 1 के लिए मैंने कहा था अन, ठीक है, अन का हम क्या लिख देते हैं U, फिर 2 के लिए बाई, और 0 के लिए नील का मतलब N, ये इनका सिंबल होगा। और IPSC नाम अगर लिखते हैं इनका, वैसे तो आपके पास 118 एलिमेंट है, लेकिन उसने कहा कि आपको तो 100 के ऊपर वाले का नाम लिखने का तरीका बताया गया। अगर इनका लिखना ही होगा तब बताओगे अन इनके लिए लिखेंगे, 1 के लिए, 2 के लिए बाई लिखेंगे, फिर 0 के लिए क्या लिखेंगे, नील, अन बाई नील, फिर सफिक्स क्या यूज करते थे, IUM, हो गया अन बाई नीलियम। तब बताया गया पहले तो सिंबल आपको बताना था UBN, उसके बाद अन बाई नीलियम। अब बताओगे ए वाला ही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो 8 नंबर देखते हैं यहाँ पर। एलिमेंट्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर वाज नेम्ड बाय अमेरिकन साइंटिस्ट, यहाँ पर सोसाइटी, अमेरिकन सोसाइटी एज रदरफोर्डियम, वाइल बाई सोवियत सोसाइटी ने जो नाम रखा उन्हीं का, उसका नाम था यहाँ पर कर्चेटोवियम, ठीक है। तो वो किसका नाम है तो ये आपको ध्यान देना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर बस नाम रखा गया। याद रखना है ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 104 था उन्हीं को हम कहते हैं रदरफोर्डियम, ठीक है, रदरफोर्डियम कहा जाता है। 9 नंबर की बात करते हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अप्रोप्रिएट पोजीशंस। आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है किसको सही जगह पर नहीं रखा गया, अप्रोप्रिएट पोजीशंस पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को रखा गया डी ब्लॉक में, इनर्ट गैसेस को रखा गया 18वें ग्रुप में, हेलोजन को रखा गया 17वें ग्रुप में। इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, आपको पता है इनर्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हम किसको कहते हैं, एफ ब्लॉक की बात करते हैं। आपको पता है पीरियोडिक टेबल के बाहर उनको उठा करके रखा गया, नीचे 2 कॉलम्स बनाए गए वहां पर, ठीक है। तो हम बताएंगे इसमें सी वाले को। Which of the following pair has both members from the same periodic of the periodic tables? बताइए यहाँ पर आपको बताइए सेम पीरियड्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, कौन से ऐसे 2 मेंबर हैं जो सेम पीरियड्स में रखे गए हैं। तो आपको बताया कि अगर मैं आपको बताऊं सोडियम के आगे यहाँ पर मैग्नीशियम है, उसके नीचे कैल्शियम है। अब बताओ सोडियम कैल्शियम लिखा, आपने कहा गलत करो। अगर यहाँ पर आते हैं, आपको पता है यहाँ पर सोडियम, फिर क्या हो जाता है मैग्नीशियम, और उसके बाद आपको बताया यहाँ पर आप ऐसे चले जाओगे इसके आगे, जैसे इसमें कौन मिल जाए आपको, यहाँ पर आप बताओगे, लिख भी देता हूँ मैं, यहाँ पर एल्युमिनियम, उसके बाद कार्बन के नीचे सिलिकॉन, फिर नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, सल्फर, फिर क्लोरीन। अब बताओ इधर सोडियम और इधर क्लोरीन, ये कौन से पीरियड्स हैं बताओ, ये 3rd पीरियड के हैं, बोले तो तीनों
ये दोनों क्या हो जाता है, सेम पीरियड से ही बिलोंग कर रहे हैं ये। और क्लोरीन और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन आप बताएंगे, जब सोडियम के साथ नहीं मैच किया, सोडियम और क्लोरीन दोनों थर्ड पीरियड के, और ये आपका कौन सा पीरियड का है, फोर्थ पीरियड का है, तो ये गया। फिर क्लोरीन ब्रोमीन आपको बताया ऊपर नीचे पाया जाता है, तो सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स आपके सोडियम और क्लोरीन ही होंगे दिए गए ऑप्शन में से। An elements which belong to third period and group cysteine in the periodic table has electronic configurations। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा किसकी बात कर रहा है। सबसे पहले कह रहा है यहाँ पर भाई थर्ड पीरियड, कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर थर्ड पीरियड और सिस्टीन ग्रुप। सबसे पहले अगर मैं आपको सिस्टीन ग्रुप की बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे मतलब ऑक्सीजन फैमिली की बात करें, ऑक्सीजन, सल्फर, उसके बाद क्या, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये पाया जाता है। और आपको पता है ऑक्सीजन हमारा जो हो जाता है वो सेकेंड पीरियड का, क्योंकि फर्स्ट पीरियड में एक किनारे पे हाइड्रोजन, एक किनारे पे हीलियम रखा गया, उसके बाद ये सेकेंड है, और ये क्या हो जाता है, ये थर्ड पीरियड का हो जाता है। अगर वैसे आते तो मतलब ये जो एड्रेस हमें बता रहे थे थर्ड पीरियड और 16th ग्रुप, इसका मतलब सल्फर की बात कर रहे हैं। और सल्फर के पास आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाता है, इनके पास 8 होता था, ठीक है, फिर यहाँ से हम 8 और जोड़ते थे, क्योंकि हम यहाँ से दूसरे से तीसरे पे आ रहे, यहाँ पर 16, तो 16 इलेक्ट्रॉन है, इसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। तो आप बताओ कि पहले वाले में आते हैं। पहली बात आपको पता है ऑक्सीजन फैमिली है, तो ये तो नाइट्रोजन फैमिली, P3 है तो नाइट्रोजन फैमिली वाले हैं, P5 है तो हेलोजन फैमिली वाले हैं, P4 है तो ये ऑक्सीजन फैमिली का है। लेकिन आपको पता है 6 4 4 8, ये तो ऑक्सीजन की बात कर रहा है। और यहाँ पर आते हैं 2 2 4 6 10, यहाँ पर इतना हो जाएगा 10 तो 12 4 16। आप बताओ कि यही वाला आपका सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे मैंने यहाँ पर ये था कि आप इसको पहचानो कि थर्ड पीरियड सिस्टीन ग्रुप में किस एलिमेंट्स की बात हो रही है, सल्फर की, तो उसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है। 12 The electronic configurations of an element is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. What is the atomic number of the elements which is just below and above elements in the periodic tables? देखो अगर मैं आपको बताऊँ ये कितना है, वैसे तो आप लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख करके बता सकते हैं कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं। ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं और किससे बिलोंग कर रहे हैं, NS2 NP3, मतलब कि नाइट्रोजन फैमिली। टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं 6 4 10 5 15, तो अगर मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करता हूँ मतलब 15 ग्रुप की, जिसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है। और आपको बताया नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कितना पाया जाता है, नाइट्रोजन का सबको पता है 7, ठीक है, और 7 में 8 जोड़ते तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आप बताओ कि यहाँ पर आपका पहुँच जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है, इतना हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर हमें कितना जोड़ना पड़ेगा आपको पता है, यहाँ पर अगर आते हैं यहाँ से यहाँ पर हमसे यही पूछा गया था वो एलिमेंट से, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट विच इज जस्ट बिलो द, इस एलिमेंट के जस्ट नीचे पाया जाने वाला जो एलिमेंट्स होगा, ठीक है, ये 15 है। तो आपको पता है यहाँ पर अगर हम आते हैं तो यहाँ से हमें 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ता है, ठीक है, और जब 18 जोड़ेंगे 8 5 13 2 और 1 3 33 आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताओगे 33 आ जाता है, तो हम कहेंगे यहाँ पर 33 वाले को हम टिक करते हैं। चलो, एलिमेंट्स हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। चलो फिर से पहले देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन कैसा है, NS2 NP4, मतलब ऑक्सीजन फैमिली की बात करें। टोटल इलेक्ट्रॉन आप बताओगे 6 4 10 2 बार, अब बताओगे 16 का मतलब किसकी बात हो रही है, सल्फर की। और अभी पढ़ के आ रहे हैं सल्फर आपको पता है कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, सिस्टीन ग्रुप से। ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, पी ब्लॉक और थर्ड पीरियड, ये वाला ही आपका सही हो जाता है। 14 नंबर, विच ऑफ द गिवन एलिमेंट्स A B C D and E with atomic number 2 3 7 10 and 30 respectively belong to the same period? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं इतना एटॉमिक नंबर जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। आपको पता है कि अगर 2 की बात करते हैं तो हम हीलियम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है। उसके अगर 3 की बात करते हैं तो हम लिथियम, 7 की बात कर रहे हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, और 10 की बात कर रहे हैं तो आप नियॉन की बात कर रहे हैं। और सबको पता है ये सब के सब कौन सी, यहाँ पर आप बताओगे ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग करते हैं। और 30 की बात करते हैं तो जिंक की बात कर रहे हैं तो उसका 30 होता है, और जिंक कहाँ पर बिलोंग करता है, होता है फोर्थ पीरियड में आता है, पहला डी सीरीज लेकिन पीरियड में फोर्थ आता है। तो आप बताओगे यहाँ पर सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले आपके ये 3 7 और 10 है,
मतलब बी, सी और डी है, तो आप बताओ कि बी, सी और डी होगा, ये हो जाता है। मतलब इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, ठीक है। खास करके पूरा एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक में कुछ नहीं तो कम से कम 3D सीरीज, पहले जो 3D सीरीज होती थी स्कैडियम से लेकर के जिंक तक, कम से कम इतना तो पता ही होना चाहिए। और उसके बाद जब हम पर्टिकुलर जब एक एक ग्रुप्स पढ़ते हैं वहां पर तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें और सीखने को मिलती है। चलो, अरेंज द एलिमेंट्स, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात आती है तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अगर मान लेते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ है, तो याद रखना अगर हम यहाँ से लेफ्ट से राइट जाते हैं तो याद रखना नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो जाता है ना वो बढ़ता जाता है। और कभी अगर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में नीचे जाएंगे तो यहाँ पर याद रखना क्या हो जाता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, वो बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड्स में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अब बताओगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने लगता है। और अगर हम क्या हो जाता है किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो चलो, अब यहाँ पर आपके पास बताया गया ये जो एलिमेंट्स हैं अगर हम इनको ध्यान से देखें, लिथियम है, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरान, ये सब के सब सेकेंड पीरियड के हैं। क्या हो जाते हैं भाई, सेकेंड पीरियड। और हमसे पूछा गया है कि यहाँ पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, तो सेकेंड पीरियड मतलब सेम पीरियड के, और सेम पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बढ़ेगा। तो इसका मतलब आप बताओगे, इसको अच्छे से अरेंज करना, लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कहेंगे ये इनका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का ट्रेंड होगा। चलिए, एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोरीन, एक्स नाम का एक एलिमेंट है वो एक क्लोराइड बनाता है विद द फॉर्मूला XCl2 विच इज अ सॉलिड with high melting points. X would be most likely to be in the same group of periodic tables. बताया गया वो कौन से पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से वो बिलोंग कर सकता है, सेम ग्रुप से बिलोंग कर रहा है वहां पर आपको बताया गया। तो अब पूछा जाए X क्या हो सकता है, ठीक है। तो अब बताया गया यहाँ पर X नाम का एक एलिमेंट्स है वो क्लोराइड बना रहा है, फॉर्मूला XCl2 टाइप का होगा। और जाहिर सी बात है अगर दो क्लोरीन जुड़ रहा है तो इसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, वैलेंसी इसकी 2 वैलेंसी इसकी होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो दो क्लोरीन को जोड़ सकता है, ठीक है। विच इज अ सॉलिड विथ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, एक्स वुड मोस्ट लाइकली टू बी इन सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज, बताया कि इसमें से कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा होगा एक्स। तो आपको पता है यहाँ पर हम कैल्शियम की बात क्योंकि इनकी वैलेंसी कितनी होती है 1, इनकी वैलेंसी 2, इनकी वैलेंसी 3, इनकी वैलेंसी 4। तो हम कहेंगे भाई बचता है यहाँ पर क्योंकि जितनी वैलेंसी होगी उतनी मोनोवैलेंट कंपाउंड को जोड़ सकता है। तो आपको पता है जो भी सेकंड पीरियड सेकंड ए ग्रुप के मेंबर्स होते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो क्या कर सकते हैं, कोई भी हैलाइड्स वहाँ पर अपना डाई हैलाइड्स ही बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैल्शियम वाले को टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर हम कैल्शियम वाले को ही टिक करते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं 17 में। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग साइज, साइज का, ठीक है, ऑफ एटॉमिक रेडियाई एमंग द, हमारे पास ये लोग हैं। देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान देना, हमारे पास ऑक्सीजन है, फिर सल्फर उसके नीचे पाया जाता है, सेलेनियम उसके नीचे पाया जाता है। अच्छा ये कौन है, ये तो आर्सेनिक है। आर्सेनिक तो नाइट्रोजन फैमिली का है, तो आप कहेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। हालांकि वो 1 2 3 यही लोग इतने दिए हैं, ठीक है, इतने लोग हैं 1 2 3 एंड 4, इनका ऑर्डर अरेंज करना है। अच्छा अगर आप एक बात बताओ, हमें क्या पता है ग्रुप में नीचे जाने पर साइज बढ़ती है, अच्छा लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटती है। अगर इस सेलेनियम से पूछा जाए, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बताया, ध्यान देना, अब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता है साइज, और टॉप टू बॉटम जाने पर इंक्रीज करता है। अगर इस सेलेनियम से पूछा जाए कि क्या तुम ऑक्सीजन सल्फर से ज़्यादा रेडियस रखते हो, कहेगा हाँ मैं तो रखता हूँ क्योंकि मैं नीचे पाया जा रहा हूँ। कहा कि क्या आर्सेनिक से भी ज़्यादा रखोगे, कह रहे नहीं, कह रहे आर्सेनिक मेरे बगल में है और अगर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है, इसका मतलब कहा गया, इसका मतलब तुमसे ज़्यादा ये है, कहा गया हाँ ये तो सही है, अगर इनसे ज़्यादा ये है, हमने कहा ठीक है ये, और कह रहे कि तुम किनसे किससे ज़्यादा, कह रहे ऑक्सीजन और सल्फर से, कहा गया इसका मतलब तुम यहाँ पर हो, उसके बाद सल्फर आएगा और सल्फर के बाद ऑक्सीजन। तो ये इनका ट्रेंड होना चाहिए, ठीक है। तो अब बताओ कि इस हिसाब से अगर आते हैं तो आर्सेनिक सबसे आगे होगा, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, फिर ऑक्सीजन, ठीक। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखते हैं।
एज वी मूव अक्रॉस द सेकेंड पीरियड, ठीक है, चलो सेकेंड पीरियड में कह रहे हैं कि कार्बन से फ्लोरीन तक आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस बट द ट्रेंड कार्बन टू फ्लोरीन इज फॉर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कुछ ऐसा होगा, कार्बन से फ्लोरीन जाने पर बढ़ता है, लेकिन बढ़ने का सही ट्रेंड ये है। अब बताओ कि कार्बन के बाद नाइट्रोजन का नंबर आता था पीरियोडिक टेबल्स में, लेकिन आयोनेशन एनर्जी में पहले ऑक्सीजन आ रहा है, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन आ रहा है। मतलब ये बताना चाहता है ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की पाई जाती है यहाँ पर आयोनेशन एंथैल्पी। क्यों आपको पता है, पढ़ाते समय मैंने बहुत फोर्स करके आपको बताया था कि आके ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। और अगर किसी के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, किसको बोलते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो उनके पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, तो जिसकी वजह से वो अपने नेक्स्ट अपने पीरियोडिक टेबल में अपने आगे पाए जाने वाले एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल्स में अगर पीरियड में जाए, उनके नेक्स्ट आने वाला जो एलिमेंट हो उनसे ज़्यादा हो जाता है, ऐसे नहीं सबसे ज़्यादा हो जाएगा, सिर्फ उनके जो आगे पाए जा रहे एलिमेंट्स पीरियोडिक पीरियड्स में उन्हीं से ज़्यादा हो पाता है। तो इसलिए बताया कि कह रहे हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन, गलत, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये अच्छी लाइन है, क्योंकि यहाँ पर P3 यहाँ पर क्या हो जाता है ऑक्सीजन, आप बताओगे P4 हो जाता है, तो हाफ फिल्ड फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड में पा गया, तो बताओगे ज़्यादा स्टेबल होगा P4 की तुलना में, इसलिए आप बताओगे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से नाइट्रोजन का आयोनेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा है। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं 19 नंबर वाले क्वेश्चंस में। कोवैलेंट रेडियाई ऑफ एटम रेंज बताया गया 72 पिकोमीटर टू 133 पिकोमीटर फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ठीक है। वाइल दैट ऑफ नोबल गैसेस, अगर वही नोबल गैसेस में देखते हैं हीलियम टू जेनान वेरीज फ्रॉम, ये कितना 120 से लगभग 220 तक पहुंच जाता है, ठीक है। हीलियम का मतलब हीलियम का इतना है और जेनान का इतना। दिस इज बिकॉज इन केस ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस केसेस में इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है, तो आपको पता है क्योंकि नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस पाई जाती है, वंडर वर्ल्ड रेडियस, क्योंकि मैंने आपको रेडियस को 3 पार्ट में पढ़ाया, आपको टाइप्स बताया, आपको पहला था एक कोवैलेंट, एक मेटालिक और एक वंडर वॉल, और सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती थी, वंडर वॉल्स। तो इसलिए हम बताएंगे यहाँ पर क्योंकि इसमें पाया जाता है नोबल गैसेस में वंडर वॉल रेडियस इज कंसीडर, जो कि काफ़ी बड़ी रेडियस होती है। वाई द साइज ऑफ एनायन इज लार्जर देन पेरेंट है, आखिर एक एनायन जैसे मान लेते हैं हमारे पास x माइनस है और x है, तो इसकी साइज ज़्यादा हो जाती थी रेडियस इससे, क्यों, क्योंकि जैसे ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ने लगते थे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो घटने लगता था, वो जैसे घटेगा बताओगे रेडियस क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। चलो देखते हैं ये क्या लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बताया गया एनायन क्यों, ठीक है, अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है, ड्यू टू इंक्रीज रिपल्शंस एमंग द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शंस बढ़ जाता है। फिर बताया गया ड्यू टू डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये लाइन आपके पास अच्छा होगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन, क्योंकि जेड इफेक्टिव आपका डिक्रीज कर जाएगा, और जिसकी वजह से ये, अच्छा ये भी सही है, अच्छा ये भी सही, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो रिपल्शंस भी होगा, तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है। और देखते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नहीं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो घटता है। अच्छा एक ऑप्शन उन्होंने कहा है कि ए और बी आप दोनों मान सकते हैं, आप कहेंगे तब तो सबसे अच्छा हमें यही मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है जेड इफेक्टिव अगर घटेगा, जेड इफेक्टिव घटता है तो वहाँ पर क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाता है, ठीक है। ये तो जेड इफेक्टिव अगर घटा तो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तो इसके लिए हम कहेंगे 20 के लिए अगर हमें एक ऑप्शन लाना हम डी वाला लगाएंगे, ठीक है। तो 20 का हम लोग यहाँ पर लगा देंगे डी। 21 इन द आयंस, हमारे पास आयन है P3 माइनस S2 माइनस और Cl माइनस, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, आप पहले इस चीज़ को देखो, 15 था 3 और आगे 18, 16 2 और 18, 17 था एक आगे 18, सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्या है भाई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक केस में मैंने आपको बताया था कि जितना नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन में थोड़ी बदलाव हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, प्रोटॉन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा होते चले जाएंगे, ऐसा एनायन के केस में होता है, तो जेड इफेक्टिव अपने आप घटता जाएगा, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट कहेंगे यहाँ पर, वो बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब बताओगे भाई फॉस्फोरस 3 माइनस चार्ज लिए, ये 2 और ये 1, तो आप कहेंगे जितना माइनस उतना लगा दो, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, तो ये लगाना पड़ेगा, इनसे ज़्यादा ये फिर ये। 22 the correct sequence which shows
डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियाई द एलिमेंट्स। डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा आयोनिक रेडियाई का, अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना, ये होते थे 13, 3 निकल गए तो यहाँ पर आ जाएंगे 10, 12 में से 2 गया 10 एटॉमिक नंबर, जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ पर 11 में से 1 गया 10, और बताओगे अच्छा यहाँ पर F को लिख दिया है प्लस, चलो यहाँ पर माइनस होना चाहिए तुम्हें ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक का केस है, यहाँ पर F माइनस हैज टू माइनस। आपसे पूछा गया इनका सही ऑर्डर होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपको एक बात पता है, ये सब के सब लगभग आइसो इलेक्ट्रॉनिक लोग हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतनी बड़ी रेडियस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। तो बताओ कि यहाँ पर सब पॉजिटिव वाले को आगे कर रही है, सब के सब दिलाते हैं। यहाँ पर देखो 2 माइनस चार्ज, सबके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 माइनस चार्ज है, यहाँ पर 1 प्लस, एक और ज़्यादा प्लस है, एक और प्लस है, तो हम कहेंगे ये वाला आपका सही हो जाएगा। जितना नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, जितना पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। तो इस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सही किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं 23। एमंग्स सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो सल्फर की बात करते, ऑक्सीजन फैमिली P4 कॉन्फ़िगरेशन, नाइट्रोजन फैमिली P3 कॉन्फ़िगरेशन, और फास्फोरस ये आर्सेनिक है ना, इसी के नीचे है, तो बताओ ये भी P3 हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी। और हमें पता है अगर फास्फोरस और इसमें देखा जाए जो जितना नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, तो मतलब हम कहेंगे फास्फोरस और आर्सेनिक पर तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं आर्सेनिक जो हो जाता है वो कहाँ पर है, फास्फोरस, इसके आगे सल्फर है, यहाँ पर आर्सेनिक है। देखना यहाँ पर ध्यान देना, उन्होंने कई ग्रुप्स और पीरियड्स का खेल किया। अब बताओगे इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो भाई इनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस है, यहाँ पर P4 था, अब बताओगे P ज़्यादा हो जाएगा सल्फर से। और जब फास्फोरस और आर्सेनिक का हम देखेंगे तो बताओगे फास्फोरस ज़्यादा हो जाएगा आर्सेनिक से। अब सवाल आता है फास्फोरस तो आगे ही होगा, लेकिन सवाल आता है सल्फर और इसमें क्या किया जाए। याद रखना इनके पास शेल के नंबर, इनके सेल के नंबर से एक सेल ज़्यादा है और नीचे जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज करती है। तो इसके लिए हम कहेंगे सही से जो ऑर्डर लगेगा तो बताओगे पहले ये फिर ये, क्योंकि ये नीचे वाले ग्रुप में है और नीचे वाले पीरियड्स में, नीचे वाले पीरियड्स में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी और कम हो जाता है क्योंकि एक शेल बढ़ जाता है, तो इसलिए हम कहेंगे हमारा सही ऑर्डर ये। हालांकि अगर इतने डिसाइड कर लेते फास्फोरस सबसे ज़्यादा होगा तो आपका आंसर सही हो जाता है, लेकिन इसके अलावा भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। Of the given element electronic configurations for the elements, which electronic configuration indicates that there will be abnormally high difference in the second and third ionization energy। याद रखना सेकेंड एंड थर्ड के बीच में दिखे, और मैंने कहा जहां पर मैक्सिमम चेंजेस दिखने को मिले उससे पहले वाली आपकी क्या हो जाते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब दूसरे के बाद जब तीसरा निकालेंगे तब उसमें आपको चेंजेस नजर आ रहा है, और तीसरा निकालने का मतलब शेल बदल गया, और उससे पहले आप बताओगे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या है, तो आपको ऐसे को टिक करना था जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद शेल ही बदल जाए। शेल बदल जाए मतलब आपको पता है आगे जो लिखे होते हैं, ये पहला शेल है, ये दूसरे शेल की बात कर रहा है, ये तीसरे शेल की बात कर रहा है। और पहले ऑप्शन में आते हैं आपको पता है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे अब तीसरे शेल से नहीं, अब दूसरे शेल से निकालेंगे, और जैसे आप देखिए शेल बदल गया अब कहेंगे इसका मतलब वहां पर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। इसलिए उसने कहा था कि हाई डिफरेंस देखने को मिलेगा दूसरे और तीसरे के बीच में। दूसरा आप यहाँ से निकालेंगे, पहला निकाला फिर दूसरा, तो तीसरा निकालेंगे उसका कई गुना ज़्यादा करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आप देखें ये तीसरा शेल है, भले सब शेल बदले, तीसरा शेल यहाँ से 1 निकाला, यहाँ से भी आप 6 निकाल सकते हैं। तीसरे शेल में अगर आप बात करते हैं 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में आपको 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। हमें क्या चाहिए था, दूसरे और तीसरे के बीच में कहेंगे पहले वाले को टिक किया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर शेल बदलता है वहीं पर सडन जंप आता है, बहुत ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट लग रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, किलोजोल पर मोल में भी हम देखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हम देख लेते हैं, किलो कैलोरी में देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो सही लग रहा है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी तो सही कह रहे हैं भाई, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है बिना किसी एक्सेप्शंस के। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, यही लाइन आपकी गलत होगी, मतलब इसी को हमें टिक करना है, आप कहेंगे ओनली थर्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था बिना किसी एक्सेप्शंस के पहली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी, दूसरी से ज़्यादा तीसरी, तीसरी से ज़्यादा चौथी, ऐसे जैसे अगला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हमें पहले से और ज़्यादा मेहनत वहाँ पर करनी पड़ती है, पहले से और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो बताओगे यहाँ पर 25 पे हम बी वाले को टिक करते हैं।
चलिए यहाँ पर 26 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें आपको बताया गया फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, एक टेबल दिया कि इसमें पहला और दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आर गिवन। ठीक है, देखो ये पहला आयोनाइजेशन एनर्जी, ये दूसरा आयोनाइजेशन एनर्जी और ये इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सभी एलिमेंट्स के। ये एलिमेंट्स है, पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एलिमेंट्स हैं, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। पूछा कि द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स ऑफ दीज आर रिस्पेक्टिवली। आपको ये सब मेटल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। आपसे बोला कि इसी में से इनका डाटा देखो और बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन होगा और सबसे कम सबसे लीस्ट, और आपसे पूछा गया है कि लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। जो नॉन मेटल बताना है वो लीस्ट रिएक्टिव वाला, जो मेटल बताना है वो मोस्ट रिएक्टिव वाला। तो याद रखना, एक मेटल की अगर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, मेटल की रिएक्टिविटी वो क्या हो जाता है आपको पता है, आयोनाइजेशन एनर्जी के इन्वर्सली हो जाता है। जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी उसी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो अब इन सब में आप देख लो सबसे कम किसका दिख रहा है, बताओगे ये 419, किसका, दूसरे वाले का। तो हम कहेंगे मोस्ट रिएक्टिव मेटल की बात आएगी तो आपका सेकेंड आ गया। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करता है पता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। जो इलेक्ट्रॉन को लेता है वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन को देता है जैसे कि मेटल, उनके लिए हम आयोनाइजेशन एनर्जी को दे करके बताते हैं। इलेक्ट्रॉन को लेता है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन को अगर ले रहा है तो यहाँ पर वैल्यू माइनस में आ रही है, मतलब खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर, अगर वैल्यू प्लस में आ गई मतलब वो लेना नहीं चाह रहा है। क्या कर रहे हैं, वो नहीं चाहता है लेना। आपको पता है ये लिया तो 60 इलेक्ट्रॉन वहां पर बताओगे 60 किलो जूल एनर्जी को रिलीज कर रहा है। ये 48, यहाँ पर 328, यहाँ पर 292 ऐसे। और ये क्या कर रहे, कह रहे अगर आप इसको दोगे तो ये लेगा नहीं, आपको बाहर से मेहनत करना पड़ेगा। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक हो जाता है। इसका मतलब यही है जो कहेगा कि हम इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, और इलेक्ट्रॉन ना लेने का मतलब रिएक्शंस करना नहीं चाह रहा है। सबसे लीस्ट रिएक्टिव की बात आएगी तो आप बताओगे फिफ्थ वाला आ जाएगा, और इसीलिए हम टिक करेंगे यहाँ पर सेकेंड एंड फिफ्थ, तो सी वाले को टिक कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर 27। हेलोजन एंड कैल्कोजन फैमिली हैव हाईली, पी करके कोई गैप दिया इन्होंने, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड पी इज। देखो यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, इनफाइनाइट ऐसा दिया गया। हेलोजन और कैल्कोजन, कैल्कोजन का मतलब मैं आपको बता दूं, ये ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं। और बताया कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाती है आपको पता है, जब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपको पता है हेलोजन बस एक इलेक्ट्रॉन दूर होता है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने से। और ऑक्सीजन की बात करते हैं, उसकी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी होती है, तो भी बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है। क्योंकि हेलोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अच्छी होती है, तो ये चाहते हैं इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच ले। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाता है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी, बहुत अच्छी होगी, इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से खींच लेते हैं। तो जिसकी वजह से आप बताओगे यहाँ पर नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन को खींचने का मतलब पता है, एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होती है मतलब एक्सोथर्मिक, और हम कहेंगे यहाँ पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर इनर्ट गैसेज इज, इनर्ट गैसेज के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन तो लेना नहीं चाहता है, ठीक है, लेकिन तब भी आप दोगे तो याद रखना उनकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आती है। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी पॉजिटिव। हाँ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति उनका लगाव जीरो होता है, वो इलेक्ट्रॉन को नहीं चाहते। लेकिन आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब वो दिया तो खुद से ले नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती दिया, इसका मतलब आपने बाहर से एनर्जी लगा करके उसको इलेक्ट्रॉन दिया, तो पॉजिटिव बोला जाएगा। ठीक है, उसका टेबल आप देखते हैं तो वहां पर आपको बताया जाता है सभी की सभी वैल्यू उसकी पॉजिटिव थी। 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेडियस ऑफ एन एनायन इज लार्जर देन दैट ऑफ पेरेंट एटम। एक एनायन की रेडियस अपने पेरेंट एटम से ज्यादा होगी, ये लाइन सही। अच्छा, आपको करेक्ट बोला, तो ये तो करेक्ट लग रहा है। द आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली इंक्रीज विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर इन अ पीरियड। याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी कह रहे हैं अगर पीरियड्स में जाएंगे, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है वो बढ़ेगा नहीं। क्यों, आपको पता है लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड्स जाने का मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती थी, यहाँ पर एक मिनट फिर से। अब बताओ, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एटॉमिक नंबर, सही है, ये सही। क्यों,
क्योंकि आपको पता है वहाँ पर Z इफेक्टिव बढ़ता था, ठीक है, और आप बताओ कि आयनेशन एनर्जी जनरली बढ़ जाती है। हाँ, बीच में कुछ परिवर्तन होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से, बेरिलियम बोरान से ज़्यादा, लेकिन बढ़ता है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नहीं, कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, गलत। आप बताओ कि ये पहली वाली लाइन हमें ठीक लगी, दूसरी लग रही, लेकिन हम कहेंगे ये तीसरा वाला नहीं, क्योंकि चाहे आयनेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये ग्रुप में नीचे जाने पर घटते हैं और लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते थे, ठीक है। हाँ, बस साइज की बात आती है तो साइज को मैंने कहा था अगर पीरियड में जाओगे लेफ्ट टू राइट घटता था, टॉप टू बॉटम बढ़ता था। तो बताओ ये तीसरा गलत है, ये दोनों सही लग रहे हैं, हम कहेंगे तो हम सी वाले को लगा देते हैं, ठीक है। तो 29 में हम लोग यहाँ पर सी वाले को लगा देते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर द रेडिएशन ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी टू कॉज इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें से आपको कौन सा ऐसा मेटल दिख रहा है जिससे एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत देनी पड़ेगी, मतलब ज़्यादा वहाँ पर फोटोन को गिराना पड़ेगा एनर्जी की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिक्वायर्ड रेडिएशन ऑफ हायर फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मतलब एनर्जी ज़्यादा, ठीक है। तो आपको बताया इनके लास्ट में तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये और ये, फिर ये हो जाता है। अब देखो ये लोग क्या हो जाते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप हैं, इसमें कोई स्टेबल यहाँ पर कोई कॉन्फ़िगरेशन, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन देंगे, बचे ये लोग, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है, 2 का। तो अब बताओगे ये हो जाएंगे यहाँ पर, अब बताओगे यहाँ पर आपका पाया जाएगा, अगर इनके पास आते हैं 3s2, ठीक है, और इनके पास 4s2, जिनके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उन्हीं से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से। अब सवाल आता है अब इन दोनों में टक्कर होगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशंस रखते हैं, लेकिन आपको पता है अब इन दोनों को आपस में कंपैरिजन करेंगे तो आयनेशन एनर्जी की बात आएगी, तो अब बताओ कि मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा कैल्शियम का। क्यों? क्योंकि ग्रुप में नीचे जाने पर आयनेशन एनर्जी घटती है, तो इसका मतलब आयनेशन एनर्जी जो इसमें जो बताया गया कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन किसको देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तब बताओगे बी वाले पे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 31, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विथ नेगेटिव साइन फॉर द एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का बढ़ता हुआ सही ऑर्डर क्या होगा, और आपको नेगेटिव साइन के साथ आपको दिख रहा है इसमें 2 ऑक्सीजन फैमिली के 2 हेलोजन फैमिली। मैंने आपको एक बात बताई थी अगर आपको याद हो, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, ऑलवेज इस बात को ज़रूर ध्यान देना, एक हेलोजन फैमिली का ऑलवेज गेटर हो जाएगा किसके, ऑक्सीजन फैमिली। किसी भी इनका किसी भी सिंगल मेंबर का इनके किसी भी मेंबर से ऑलवेज ज़्यादा ही होगा, तो याद रखना। अब अगर मैंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम बात करते हैं हेलोजन फैमिली, तो हेलोजन फैमिली में मैंने कहा था क्लोरीन ज़्यादा होता था, फ्लोरीन, उसके बाद फिर ब्रोमीन, तब जाकर के आयोडीन आता था ना। और वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन फैमिली की बात करते हैं, ऑक्सीजन फैमिली अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखें ऑक्सीजन फैमिली में, तो मैंने कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था, बस ऑक्सीजन सबसे पीछे कर देना, मतलब सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम और सबसे पीछे ऑक्सीजन को कर देना। तो ये इनके हर एक मेंबर इससे ज़्यादा ही होंगे। अब इसमें से 2 ये उठाया गया, 2 ये उठाया गया। अब इनको ऑर्डर जब हम अरेंज करेंगे तो अब बताओ कि क्लोरीन ज़्यादा, फिर उसके बाद फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन के बाद सल्फर, फिर ऑक्सीजन, कहेंगे बी वाला हो जाएगा सही, ठीक है। 32, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब नेगेटिव साइन के साथ किसका होगा, जिसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, कौन हो जाता है, फास्फोरस, तो इन्हीं के पास होगा। 33, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू एमंग द एलिमेंट्स। पहला आपको बेरिलियम बताया गया, दूसरा ऑक्सीजन बताया गया, तीसरा नाइट्रोजन बताया गया और चौथा आपको मैग्नीज बताया गया। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का करेक्ट ऑर्डर आपको लगाना है। यहाँ पर इतने एलिमेंट्स हैं, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये बेरिलियम है, ठीक है, और यहाँ कहीं पर नाइट्रोजन होगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिलेगा और यहाँ पर बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम। देखना यहाँ पर ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो सेम पीरियड्स के हैं, और यहाँ पर
और मैंने कहा था पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है भाई, वो इंक्रीज करता है। मतलब इनसे ज़्यादा ये है और इनसे ज़्यादा ये है कि नहीं। फिर मैंने कहा ये तो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और ग्रुप में नीचे आने पर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करती है। मतलब इन दोनों में देखेंगे इनकी ज़्यादा इनकी कम। बन गया ऑर्डर। बन गया ऑर्डर का मतलब क्या हो जाता है, अब बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन फैमिली सबसे ज़्यादा होगी, मतलब सेकेंड वाला, तो सेकेंड वाला एक ही ऑप्शन है। उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन थर्ड है। फिर उसके बाद कौन सा, बेरिलियम फर्स्ट है। फिर देख रहे हैं यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस बना रहे, तो ऐसे वहाँ पर था, आपको ध्यान देना था। इसे चीज़ों को कनेक्ट करना है तो आपको अपने आप दिखने लगेगा। 34 विच इज़ नॉट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द स्टेटेड प्रॉपर्टीज। यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज दिया गया है और आपसे पूछा गया कौन सा आपको सही ऑर्डर नहीं देखने को मिलता है। देखो अगर हम बात करते हैं इसमें बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम फिर स्ट्रॉन्शियम वेरियम, ये तो रेडियस का ऑर्डर, ये तो हमें करेक्ट लग रहा है। फिर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी यहीं पर देखिए, आपको पता है फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, लेकिन नाइट्रोजन में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से वो आगे होगा और ऑक्सीजन पीछे होगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऐसा लिख दिया, हम कहेंगे भाई यही गलत है। इसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी में फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन होगा, सही है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी में आपको पता है नीचे घटता है, तो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोल्यूनियम, ये भी सही था। बताओगे गलत पूछा गया था तो बी वाले को कहेंगे ये ऑर्डर सही नहीं है यहाँ पर। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से जुड़ा हुआ कौन सा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। एटॉमिक रेडियस में मैंने ऐसे नहीं बताया इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो ये हो जाएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी का भी इससे कुछ नहीं, वो मेटल के लिए देखते हैं। हाँ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर सकते हैं, तो बताओ कि हम यहाँ पर अगर एक लगाना है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से हम देख सकते हैं, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी हम कहेंगे उसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम उसके पास नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये सी वाला अगर हमें एक लगाना है तो हम सी वाले को लगाएंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं 36 सम ऑफ फर्स्ट 3 आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम का इतना है, 53 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम का इतना है। कह रहे हैं कि तब एल्युमिनियम और सोडियम, एल्युमिनियम का 3+ आयन बनाया होगा, सोडियम 2+ आयन, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन निकला हुआ। तो आपको बताया कि कौन यहाँ पर और ऑप्शंस में आते हैं, सबकी स्टेबिलिटी से बात करें। कह रहे सोडियम जब 2+2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो गया होगा एल्युमिनियम से। फिर कह रहे हैं एल्युमिनियम 3+ वाला ज़्यादा स्टेबल होगा सोडियम से। और कह रहे हैं दोनों इक्वली स्टेबल, दोनों यहाँ पर इक्वली स्टेबल, दोनों इक्वली अनस्टेबल होता है। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, सोडियम की बात करते हैं। सोडियम के पास क्या हो जाता है कि 11 इलेक्ट्रॉन थे ना, अब बताओगे 2 8 1। एल्युमिनियम की बात करते हैं, यहाँ पर 13 था, आप कहेंगे 2 8 3। अब इन्होंने क्या किया, सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, एक यहां से निकाला, एक निकाला होता तो कहते हैं स्टेबल हो जाता क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती। एक और निकाला तब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 7। लेकिन एल्युमिनियम से उन्होंने 3 निकाला, 3 निकालने के बाद आप बताओगे अब जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8। बताओ दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन बन रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन। ये इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इनसे 3। अब बताओ कि इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो रही है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर इनके ऑक्टेट डिस्टर्ब हो जाते, एक निकाल करके तो कंप्लीट थी, एक और निकाल दिया इसकी वजह से। इसलिए हम कहेंगे भाई तब तो हम कहेंगे Al3 वाला ज़्यादा खुश है, किससे, Na2+ से। Na2+ कहेगा इससे अच्छा तो मैं वही था जो पहले था, 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने हमसे निकाल दिया। इसलिए सोडियम का 2+ इन्होंने बना करके बताया, इनका 3+, इनका 3+ तो स्टेबल होता है, इनका 2+ स्टेबल नहीं होता। (37) मैच कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय गिवन कोड। देखो अब आपको देखना है भाई क्या सही आपको बताया जा रहा है। हाँ, यहां पर देखना, क्योंकि इन सबको देखो अच्छे क्वेश्चन है, यहां पर आपको ध्यान देना। लिथियम, ठीक है, उसके बाद यहां पर बेरिलियम हुआ करता था, कोई बात नहीं। उसके बाद यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर सोडियम, सोडियम नीचे पोटेशियम है। ऐसे देखना कौन कौन से एलिमेंट है। फिर यहाँ पर बताओगे लिथियम बेरिलियम, यहाँ पर इसके इधर पी ब्लॉक में यहाँ पर एल्युमिनियम। यही लोग हैं जिसमें से उसने लिथियम उठाया है और क्या क्या उठाया, यहाँ पर एल्युमिनियम लिया है, मैग्नीशियम लिया है और पोटेशियम लिया है, ठीक है। यही तो है वहाँ पर। अगर आप देखो पोटेशियम कौन से पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तीसरे पीरियड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और जाहिर सी बात इनका इलेक्ट्रॉन निकालने दो। ये आपका यहाँ पर, ये आपका सेकेंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, सॉरी ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ हो जाता है।
आपको बताइए ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है, 18 में चला जाता है। इनके पास 13 था, निकालने के बाद ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर। ठीक है, इनके पास 12 था, 2 निकाल करके यहाँ पर। इनके पास एक आखिरी सेल में था, निकाल करके ऊपर चले जाते। तो इनके पास सेल के नंबर एक एक कम हो जा रहे हैं। लेकिन इनका एक सेल कम होगा तो ये तीसरे ग्रुप से बिलोंग करने, तीसरे पीरियड से बिलोंग करेंगे। इनका एक कम होगा, ये सेकंड से, इनका एक कम होगा, ये कहाँ से बिलोंग करने लगेंगे, अब बताओगे यहाँ पर फर्स्ट से। तो इसका मतलब आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि अगर हम बात करते हैं पोटेशियम का रेडियस सबसे ज़्यादा, फिर यहाँ पर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये ऑर्डर जो हमें लग रहा है ये हम कहेंगे आयनिक रेडियस के हिसाब से ये हमें ऑर्डर, और कोई ऑर्डर यहाँ पर समझ में नहीं है। फिर यहाँ पर कह रहे इसी का उल्टा ऑर्डर बनाएंगे, लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, ये तो ये अगर हम यहाँ पर देखें तो पूछा गया यहाँ पर आपको क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर इस हिसाब से हम यहाँ पर आते हैं तो आप बताओगे लिथियम। लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये आपको बताया फर्स्ट पीरियड से बिलोंग करने लगा। क्यों? क्योंकि आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो निकाल करके फर्स्ट पीरियड में चला गया। और एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन निकाल करके सेकेंड पीरियड में आ गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके सेकेंड पीरियड में आ गया। जबकि पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल करके किस में आ जाता है, थर्ड पीरियड में आता है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर सबसे छोटी साइज हो जाएगी लिथियम की, और जिसकी वजह से आप बताओगे ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर लगेगा। उसके बाद एल्युमिनियम में, फिर मैग्नीशियम में, और यहाँ पर हो जाएगा। तो ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के हिसाब से सही ऑर्डर होगा। फिर ये तो आप जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बताओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर है। फिर अब बताओगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर है। तो इस हिसाब से हम आएंगे तो हम कहेंगे बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 38। बताइए कंसीडर द फॉलोइंग चेंजेस। ए को हम पहुंचा रहे हैं ए प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके, फिर ए प्लस को एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के 2 प्लस में लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो एनर्जी है आयोनेशन वो E1 है, यहाँ पर A2 है। तो पूछना क्या चाहते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल आउट द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर E1 एंड E2 रेस्पेक्टिवली, द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द 2। आपको हमेशा से बताया पहले इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी खर्च होगी उससे ज़्यादा ही सेकेंड में होगा। तो बताओगे E2 इज ग्रेटर देन E1। हम इसको लगाते हैं E2 इज ग्रेटर देन E1। 39 कह रहे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन 2- स्टार्टिंग फ्रॉम O इज एंडोथर्मिक। कह रहे अगर ऑक्सीजन को O2- बनाते हो ओवरऑल ये एंडोथर्मिक होता है, और उसकी एनर्जी इतनी प्लस में है 603 किलो जूल पर मोल। इफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है वो माइनस में इतना है। ठीक है, द सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन वुड बी। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ ये क्या बोलना चाहता है। जब ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया वो बन जाता O-। इस दौरान डेल्टा H1 अगर मैं लिखूं तो -141 किलो जूल है। तो आपसे पूछा जाए जब दो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1- एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर 2- होगा, तो ये डेल्टा H2 इसकी वैल्यू क्या होगी। हाँ, एक बात ये भी बता रहे हैं जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को एक ही बार में लेता है और बना लेता O2-, तब यहाँ पर इसको हम चाहे डेल्टा H3 बोल दें तो उसकी वैल्यू जो बताएगी प्लस में 603। तो ये क्या होगा, तो मैंने आपको बताया देखो इन दोनों को जोड़ करके ये मिलता है। तो डेल्टा H3 बराबर आप लिख सकते हो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ये वैल्यू प्लस में 603 है, बराबर डेल्टा H1 आपको पता है -141 है, प्लस डेल्टा H2 हमसे पूछा जा रहा है। तो बताओगे कोई बात नहीं, डेल्टा H2 पूछा जा रहा है मतलब जब एक माइनस तो पहले से था, एक और इलेक्ट्रॉन लेकर के O2- बनाएगा। आपको बताओगे यहाँ पर 141 माइनस में इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा इतना, प्लस आपका 141। अब बताओगे यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 7। अब बताओगे और ये आपका किस में आएगा बताओ, प्लस में आएगा, प्लस 744 किलो जूल। अब बताओगे डी वाले को लगाओ पॉजिटिव वैल्यू। सब कुछ पढ़ाते समय आपको बताया गया क्यों वहां पर रुसाता था। चलो, एमंग्स ऑक्सीजन O+, O2+, O2-, the species having the most positive and most negative electron affinity। याद रखना मैंने आपको एक बात बताई थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाए फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी Z इफेक्टिव के डायरेक्टली हो जाता था, और Z इफेक्टिव क्या हो जाता था, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली और नेगेटिव चार्ज के इन्वर्सली हो जाता था, मतलब केटायन के डायरेक्टली एनायन के इन्वर्सली। तो हमसे पूछा गया है कि हैविंग मोस्ट पॉजिटिव सबसे ज्यादा और सबसे कम, मोस्ट पॉजिटिव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, पॉजिटिव का मतलब सॉरी यहाँ पर याद रखना, पॉजिटिव का मतलब इंडोथर्मिक
और मोस्ट निगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, जहाँ पर रिलीज हो। तो याद रखना कि जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू, और जितना ज़्यादा वैल्यू मतलब उतना नेगेटिव। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे। तो ये होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा वो मोस्ट निगेटिव वैल्यू देगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से नहीं पकड़ पाएगा वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देगा। तो पहले हमें पॉजिटिव वाले को बताना है। पॉजिटिव वाला हम किसको बताएंगे पता है? तो आप बताओगे यहाँ पर कि आप बताओगे O2- वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अगर हम यहाँ पर आते हैं ये, और सबसे ज़्यादा अगर वहाँ पर आते हैं मोस्ट नेगेटिव, हम कहेंगे O2+ वाला दे देगा। तो ये आप बताओगे इन सब में ये 2- इसके पास पहले से और दोगे तो ये लेगा ही नहीं, और यहाँ पर 2+ है, इसको इलेक्ट्रॉन दोगे तो बड़ी आसानी से ले लेता है। तो 40 वाले में अगर हम लगाएंगे तो डी वाला यहाँ पर हम लगाते हैं। 41, सेलेक्ट करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रॉपर्टी गिवन इन ब्रैकेट। करेक्ट ऑर्डर आपको लगाना है। देखो वैसे जब यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन था तब तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का सही ऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो तब अगर कहेंगे कि आप भी सही है तब कहेंगे ये नहीं सही है। अब बताओगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ऑक्सीजन और सल्फर में, बताओगे नहीं, ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन का सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा सल्फर का होता था, ये भी गया। H2- Cl-। देखो आयनेशन एनर्जी, आयनेशन एनर्जी मैंने कहा था जितना माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि आयनेशन एनर्जी को भी मैंने यही बताया था Z इफेक्टिव के डायरेक्टली, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली और नेगेटिव के इनवर्सली। जिसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा उसकी आयनेशन एनर्जी क्या होगी? कम। इन्होंने उसको ज़्यादा बताइए। अब बताएंगे ये वाला ही केवल सही है, क्लोरीन ज़्यादा होगा फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 42, द सेट ऑफ द 3 एलिमेंट्स हैविंग सक्सेसिव एटॉमिक नंबर्स एंड हैविंग आयनेशन एनर्जीज, यहाँ पर ये और ये है। तो पूछा गया यहाँ पर आपको बताना है कि क्या सही ऑर्डर इसका होगा, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर आयनेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा, फिर कम, फिर ज़्यादा हुआ है। तो इसका मतलब आपको पता है यहाँ पर किसकी बात होने वाली है? जिसकी आयनेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो किसकी ज़्यादा होगी? आपको पता है यहाँ पर हीलियम इनर्ट गैसेस है, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ है। अब बताओगे यहाँ पर 520 फर्स्ट ए ग्रुप जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता है। फिर 890 आपको पता है यहाँ पर फिर सेकेंड ए ग्रुप, क्योंकि फर्स्ट से ज़्यादा सेकेंड है तो यहाँ पर थर्ड्स वाले से भी ज़्यादा होता है। अब बताओ कि यहाँ पर अगर हमें लगाना है तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर बताया कि सेट ऑफ 3 हैविंग सक्सेसिव एटॉमिक नंबर्स, लगातार उस एटॉमिक नंबर्स। आप बताओ कि ये क्रम इनका सबसे सही होगा। एक ऐसा जो इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाहता ना लेना चाहता, जो इनर्ट गैस होता है, क्योंकि वहाँ पर 2372 है। फिर एक ऐसे जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पहला वाला निकाल देता है, अब बताओगे लिथियम। फिर एक ऐसा है जो लिथियम मतलब जो अगले वाले एलिमेंट से फिर से ज़्यादा रखता है, तब बताओगे बेरिलियम। हम कहेंगे बी वाला ही सबसे सही है दिए गए कॉम्बिनेशंस में से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला कि द एलिमेंट्स Z जिसका 114 एटॉमिक नंबर है हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, अभी जल्दी में खोजा गया वहाँ पर। इट विल बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड द ग्रुप। याद रखना मैंने आपको वहाँ पर बताया, या एक बात का ध्यान देना, अगर 14 है, अगर वहाँ पर बताया 113 है तो 13वें ग्रुप से, 114 14वें ग्रुप से, 115 15वें, 116 16वें ग्रुप, ऐसे होता है। तो 114 है तो याद रखना यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे याद रखना ट्रिक में वो 14वें ग्रुप का मतलब कार्बन फैमिली से बिलोंग करता है, और कार्बन फैमिली का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे ये इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 7s2 7p2 आ जाएगा। हम कहेंगे यहाँ पर ए वाले को ही लगाना पड़ेगा। ये ऑक्सीजन फैमिली नाइट्रोजन हेलोजन नहीं होगा। एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट एक्स नाम का है, बिलोंग टू द 4th पीरियड एंड 5th ग्रुप, 4th पीरियड और 5th ग्रुप द पीरियोडिक टेबल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कि अगर हम बात करते हैं 4th पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं, ये 4th पीरियड होगा, और कौन से ग्रुप से बात कर रहे हैं? 5th। अच्छा 15th ग्रुप है ना, 15वां ग्रुप है। तो 15वें ग्रुप में अगर हम बात करते हैं 15th ग्रुप में आते हैं, ये 15th ग्रुप में आते हैं, ऐसे समझो आप इसको। 15th ग्रुप में तो हम कहते हैं नाइट्रोजन पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, ऐसे। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 2nd पीरियड, ये हमारा 3rd पीरियड, ये हमारा 4th पीरियड। और ये कौन सा पीरियड बोल रहा है? कह रहे हैं 4th पीरियड, मतलब हम आर्सेनिक पे बात कर रहे हैं। और इनका एटॉमिक नंबर जो हो जाता है बताओगे ये 7, इसमें 8 जोड़ देते हैं 15, इसमें हमें 18 जोड़ना पड़ता है
33 आ जाएगा। ठीक है, ये इन्हीं के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब हमें आर्सेनिक की बात कर रहे हैं जहां पर 33 एटॉमिक नंबर, इनसे पूछा जा रहा है कि क्या सही है। स्टेटमेंट इज ट्रू, इट हैज अ कंप्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल्स और पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। चलो, ये इसका मतलब हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाना चाहते हैं, तो चलो इसको करते हैं। अगर आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आप कहेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 3s2 3p6, इसके बाद 4s2, इसके बाद आपको पता है यहाँ पर क्या 3d10, उसके बाद क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन फैमिली का है, तो बताओगे यहाँ पर 4p3 आ जाएगा। ये हम जानते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना है। तो इन्होंने कहा कि कंप्लीटली फिल्ड एस पाया जाएगा, एस तो कंप्लीटली फिल्ड है, कह रहे पार्शली फिल्ड डी पाया जाएगा, नहीं डी आपको देख रहे हैं कंप्लीटली फिल्ड हो रहा है, पार्शली बोला गलत। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस एंड पी ऑर्बिटल्स, एस तो है लेकिन पी आपका कंप्लीटली फिल्ड नहीं, केवल 3 है, ये भी गया ऑप्शन। इट हैज कंप्लीटली फिल्ड एस पी ऑर्बिटल्स, आप बताओगे पी को फिर से फिल्ड करे, गलत है। इट हैज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल्स, यहां तक सही चल रहा है, एंड कंप्लीटली फिल्ड एस एंड डी ऑर्बिटल्स, आप बताओगे ये लाइन इनके लिए सही है, तो डी वाला यहां पर आर्सेनिक के लिए सही हो जाएगा। 45 कह रहे थे, क्या बोल रहे हैं आपको यहां पर, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स x एंड y गिवन बिलो, आप देख रहे हैं यहां पर ये 4s2, ठीक है, और यहां पर आ रहे हैं देख रहे हैं 3s2 3p5, ये हैलोजन की बात कर रहे हैं, सबको समझ में आया, ये हैलोजन है, और ये 2 का मतलब आपको पता है यहां पर सेकेंडरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, इनकी वैलेंसी 2 और उनकी 1, तो आपको पता है इनसे जुड़ने के लिए उनके 2 एलिमेंट्स लगेंगे। आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला सही होगा, ये एक x अकेले 2 y से जुड़ेगा तो XY2 इनका टाइप का फॉर्मूला बनेगा, तो हम कहेंगे B। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख करके हम बता सकते हैं किस टाइप का कॉम्बिनेशन वो करते हैं। 46 For the second period elements, the correct increasing order of first ionization enthalpy, ये आपको बताया था, यहाँ पर याद रखना बेरिलियम बोरान से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, यहाँ पर भी नहीं ज़्यादा कर रहे हैं, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, ये पहला ट्रेंड है, लेकिन उसके बाद बेरिलियम बोरान से ज़्यादा और ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से ज़्यादा, तो बताओगे ये सी वाला सही हो जाएगा। 47 Which of the following elements will have the highest electron affinity? हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किनके पास होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजन है, फास्फोरस, फ्लोरीन है। देखो नाइट्रोजन फास्फोरस वाले वैसे भी कम रखते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और बचे क्लोरीन और फ्लोरीन, आपको पता है क्लोरीन की ज़्यादा होती है। 48 की बात करते हैं, एमंग फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन द एलिमेंट्स विथ मोस्ट नेगेटिव एंड लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो इसमें अगर मैं आपको बताऊं, हैलोजन फैमिली के हर एक मेंबर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन फैमिली से तो अच्छा रखते ही है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और फास्फोरस मतलब नाइट्रोजन फैमिली के वैसे भी कम होते हैं, P3 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है। तो आप बताओगे इस हिसाब से अगर पूछा जाए मोस्ट नेगेटिव, मतलब आपको क्लोरीन चुनना पड़ेगा, ठीक है, क्लोरीन 2 ऑप्शन। और फिर पूछा गया लीस्ट नेगेटिव, जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते होंगे, तो आपको होता है जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, फास्फोरस, तो हम कहेंगे, हम लगाएंगे सी वाले को। चलो यहां पर देखते हैं 49 हाउ डज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वेरी अक्रॉस अ पीरियड एंड डाउन द ग्राफ। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने का क्या होगा। मैंने कहा चाहे आयनेशन एनर्जी की बात करें, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें, यहां तक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब के सब लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ते हैं और टॉप टू बॉटम जाने पर घटते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर मोर पॉजिटिव अक्रॉस अ पीरियड एंड लेस पॉजिटिव डाउन द ग्रुप। आप बताओगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर पॉजिटिव नहीं, आप बताओगे ये गलत है, क्योंकि मोर नेगेटिव होना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एनर्जी को रिलीज करता है, वो एक्सोथर्मिक होगा। तो आप बताओगे मोर नेगेटिव अक्रॉस अ पीरियड एंड लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, आप कहेंगे बी वाला यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो 49 का आपका यहाँ पर हो जाएगा बी। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर 50 नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ वेनेडियम, क्रोमियम, निकल एंड आयरन, इतना और इतने दिया गया। विच वन ऑफ दीज इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ हाईएस्ट सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो मैं आपको बताऊं दूसरा इलेक्ट्रॉन
अगर किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से निकलेगा तो वहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो मैं लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको यहाँ पर लिख के दिखाऊँ तो हमें पता है यहाँ पर ऐसे पहले लिख दो 3d5 4s1। आपको पता है जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आसानी से दे देगा, लेकिन अब पहला इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब इसका 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम कहेंगे क्रोमियम का सेकेंड आयनिक एंथैल्पी दिए गए लोगों में से सबसे ज़्यादा होगा 51। ठीक है, ये हो जाता था। नेक्स्ट देखते थे इन थर्ड पीरियड द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल ऑफ द, देखो आयनेशन पोटेंशियल्स की बात कर रहे हैं और कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, थर्ड। मैंने कहा वही सेम कॉन्सेप्ट लगाना, सेकेंड ए को थर्ड ए से ज़्यादा कर देना। आपको पता है सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होगा, लेकिन मैग्नीशियम को एल्युमिनियम से ज़्यादा होना चाहिए था। यहाँ पर इन सबको ज़्यादा किया तो वैसे भी गलत है। अब ये दो थे, ये तो गलत हो गया। यहाँ पर थे सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एल्युमिनियम से भी ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ पर यह आता है। फिर सिलिकॉन फास्फोरस, अगर सल्फर होता तो फास्फोरस को सल्फर के आगे कर देते, आप कहते हैं डी वाला यहाँ पर हो जाएगा। जैसे आपको सेकेंड पीरियड का होता है वैसे थर्ड पीरियड में भी होगा। 52 द करेक्ट अरेंजमेंट फॉर द आयन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले सही से आपको देखना, सोडियम है, क्लोरीन है, कैल्शियम है। ठीक है, आपको कौन सा ऑर्डर बोला है, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ने पर बढ़ जाए। तो अब बताओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके पास 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों की अगर बात करते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे ना। ये भी अब देखेंगे 20 में से 2 गया 18, 17 में से 18। अब बताओ कि इनका ज़्यादा इनका कम होना चाहिए, गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये 20 में से 2 गया 18, 19 में से 1 गया 18, 2 ले लिया यहाँ पर 18, तो 16 था। तो बताओ कि ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर का सही, क्योंकि मैंने कहा था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी बड़ी रेडियस, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी छोटी रेडियस। तो बी वाले को हम करते हैं। चलो नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, 53 की बात करते हैं। The hydride of the first elements in group, namely NH3, H2O, HF respectively, so abnormal behavior, high value for melting and boiling points। पता है कि ये जो NH3, H2, HF, इसको हम लोग जब पढ़ेंगे, इनका ग्रुप खुद से पढ़ेंगे टेबल, वहाँ पर और अच्छे से आपको मिलेगा, टेबल भी मिलेगा। कहा गया इनका जो हो जाता है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आता है, बॉइलिंग और मेल्टिंग। इसका एक ही रीज़न आप बताओगे कि क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। एबिलिटी टू फॉर्म एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये भी याद रखना इंटरमोलिकुलर, क्योंकि यहाँ पर अगले ऑप्शन में इंट्रा लिखता है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें एसोसिएशन हो जाता है और इसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाते हैं। चलो अगला देखते हैं यहाँ पर, ये 54 कह रहे द फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली इतना 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 है। द आयनेशन पोटेंशियल्स ऑफ द एल्युमिनियम इज, तो आपको पता है इसमें जिनका दिया है और जिनका पूछा जाता है सबके सब सेम पीरियड्स के हैं। अगर आयनेशन एनर्जी की बात आती है तो मैंने कहा था सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम किससे ज़्यादा हो जाता है, एल्युमिनियम से भी हो सके। इसका मतलब यहाँ पर एल्युमिनियम, फिर मैग्नीशियम, फिर उसके बाद सिलिकॉन आना चाहिए। और अगर हम देखें यहाँ पर एल्युमिनियम इन दोनों के बीच में आना चाहिए, और एल्युमिनियम की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो अब बताओ कि सोडियम की वैल्यू कितना दिया गया, इतना, और उसके बाद एल्युमिनियम और किसका, मैग्नीशियम की वैल्यू इतना। तो इन दोनों के बीच में ये वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर आपकी कौन सी वैल्यू, 496 और 37, मतलब इसी के आसपास का आना चाहिए। तो आप बताओगे यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे यहाँ पर हम इसको टिक करेंगे, 575 को ही टिक करना पड़ेगा हमें, जो कि इन दोनों वैल्यू के बीच में आ रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाउ डज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर मैंने आपको बताया था जेड इफेक्टिव बढ़ता था, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच भी लेता था आसानी से, बताओगे वहां पर इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। फिर आते हैं यहाँ पर 56, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, कौन सा ऑर्डर आपको यहाँ पर गलत लग रहा है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये हाइड्रा एसिड और हाइड्रा एसिड की एसिडिफिकेशन नीचे जाने पर बढ़ती है, तो बताओ कि ये तो सही है। फिर आपको बताया गया फर्स्ट आयनेशन पोटेंशियल, और मैंने कहा था बहुत बार इसे भी क्वेश्चन पूछा गया, लिथियम का कम होता है लेकिन बेरिलियम का बोरान से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, बोरान से कम किया। तब बताओ कि यही वाला आपका गलत है, आपको रॉन्ग बताना था ये।
और अगर हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में, तो आपको बताया जितने अच्छे फर्स्ट ए ग्रुप के सबसे अच्छे होते हैं, फिर सेकेंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, तो आप बताओगे इसके हिसाब से, और नीचे जितना जाएंगे उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, आयनिक रेडियन नीचे जाने पर बढ़ते हैं, तो बताओगे यही आपका एक रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ तक क्या हो जाता है, आपके पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। तो इतना करते हैं, थैंक यू।